नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और सबसे पहले बात इस बुलेटिन में कोंडा गांव की करेंगे, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो केशकाल थाना इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। कोंडा गांव और कांकेर DRG की कार्रवाई है। कोंडा गांव SP सिद्धार्थ तिवारी ने इस बात की पुष्टि की है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अंजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजय, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, घटना आज की है। बताया जा रहा है कोंडागांव और कांकेर की DRG पुलिस बल जो है गश्त के लिए कांकेर थाना क्षेत्र अंतर्गत गश्त के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होने की बात कही जा रही है। कोंडागांव के SP सिद्धार्थ तिवारी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि कांकेर और कोंडागांव की DRG की बल संयुक्त कार्रवाई करते हुए नक्सल एरिया में कार्रवाई के लिए गई हुई थी। इस दौरान मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ अब भी जारी है। पुलिस की पार्टी अब तक लौटी नहीं है। जी बने रहिए अंजय, आप हमारे साथ। केशकाल थाना इलाके में मुठभेड़ चल रही है, पार्टी अभी वापस नहीं लौटी है। अंजय, क्या SP साहब ने पुष्टि की है कि बैकअप पार्टी भी भेजी जा रही है? जी, अभी SP ने इस मामले पे ज्यादा कुछ खुलासा करने से मना करते हुए साफ साफ बताया है कि मुठभेड़ जारी है। DRG की टीम है, कांकेर जिला की टीम भी गई हुई है और कोंडागांव की टीम भी गई हुई है और पुलिस को काफी अच्छा सफलता मिला है। नक्सली जो है इस मुठभेड़ में पीछे हटने की भी सूचना मिल रही है। अंजय, अपनी खबर पर आप अपडेट बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर सुकमा जिले में अलग अलग इलाकों में सर्चिंग पर निकली पुलिस की टीम को चिंता गुफा इलाके में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने नक्सलियों की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली कई घटनाओं में भी शामिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सर्चिंग पर निकली STF DRG की टीम ने गोमपाड़ा इलाके में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस पार्टी को अपनी ओर आते देख नक्सली मौके से भाग खड़े हुए, जबकि पुलिस जवानों ने नक्सली कैंप में टेंट समेत बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में आज 304 कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर जिले में 148 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले में कोरोना के 40 मरीज, महासमुंद में 20, राजनांदगांव में 15 संक्रमित मिले। जांजगीर और नारायणपुर में, जांजगीर में 12, नारायणपुर में 11 पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक 12,502 संक्रमित हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की आज बात की जाए तो लगभग अब यह आंकड़ा 3,386 तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,017 मरीज ठीक भी हुए हैं। आज 208 मरीज डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। ये लगभग 24 घंटों का आंकड़ा है फिलहाल। और छत्तीसगढ़ में अब तक 99 लोगों की मौत हुई है। 100 का आंकड़ा पार करने के लिए केवल 1 अंक बचा है। और लगातार सरकार अपनी गाइडलाइन के साथ साथ कोरोना का पालन करने की और कोरोना से बचने की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने की और उसके बचने की हिदायत लगातार दी जा रही है, लेकिन फिर भी लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ का कोरोना मीटर 12,502 मरीज अब तक मिले हैं। 9,017 ठीक हुए हैं और 99 की अब तक मौत हुई है। तो राजनांदगांव 15, जांजगीर 12, नारायणपुर में 11 पॉजिटिव मिले हैं और अब तक 12,502 संक्रमित हो चुके हैं। तो आज की बात की जाए तो रायपुर जिले में 148 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव। दुर्ग जिले में 40 कोरोना मरीज मिले हैं। तो 9,017 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। तो इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टार जैन। स्टार, आज भी 24 घंटे के अंतराल की अगर बात की जाए तो लगभग 3 मरीजों की मौत सामने आई है। अभी रात का जो लास्ट डेटा आना बाकी है और आज 148 मरीज
सिर्फ रायपुर जिले में मिले हैं। देखिए, संक्रमण तेज़ी से फैलते जा रहा है और लगातार इसके वजह में देखा जाए तो सैंपल की जांच का दायरा बड़ा है, उससे नतीजे भी ज़्यादा आ रहे हैं और उससे रिजल्ट भी सामने आ रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की विषय है कि मौत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है। 97 करीब मौत पहुंच चुकी है कोरोना से जो हुई है। अभी आज की बात करें तो 3 मौत के आंकड़े सामने आए, 3 डेथ रिपोर्ट हुई है जो कोरोना के चलते हुई है और लेट नाइट का मेडिकल बुलेटिन आना अभी बाकी है। तो ये लगातार खतरे की घंटी है। ओवरऑल देखा जाए तो आज 308 नए केसेस आए हैं, 300 से ज़्यादा केस पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 148 तो अकेले राजधानी रायपुर से हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 33% करीब जो केसेस आज भी आए हैं वो अकेले रायपुर से हैं। तो रायपुर के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हालांकि 208 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन सबसे जैसे मैंने कहा कि जो लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय है। 100 के करीब ये पहुंचने वाले हैं। 97 आज के मिला के हो चुके हैं और लेट नाइट का जो अपडेट आएगा वो अलग है। तो इस लिहाज से लगातार संक्रमण का खतरा बना हुआ है और गवर्नमेंट को इसमें पहले से ज़्यादा एहतियात बरतने की और आवश्यकता महसूस की जा रही है यहाँ पर। शुक्रिया स्टार इस तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और लगभग 304 नए मरीज फिलहाल मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरीजों की बात तो हो गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरह से कोरोना को लेकर इस संकट की बात कही जा रही है तो लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाह जरूर हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। बैठक में धान और मक्का खरीदी के बारे में नीति निर्धारित की गई है, जिसके मुताबिक खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश के किसान से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी के लिए पंजीयन की अवधि 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक तय की गई। पिछले साल पंजीकृत किसान मौजूदा खरीफ विपणन वर्ष के लिए पंजीकृत माने जाने वाले इसके लिए कुछ खरीफ साल 2019-20 में किसानों की दर्ज भूमि, धान के रकबे और खसरे की जानकारी को राजस्व विभाग के जरिए उदयन कराया जाएगा। विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश में जो धान खरीदी किया जाना है उसके लिए किसानों का मक्का और धान के लिए पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। नए जो किसान रहेंगे फिर उनका पंजीयन तहसीलदार के माध्यम से होगा। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। बस ऑपरेटर्स की परिवहन मंत्री से हुई चर्चा बेनतीजा रही। पिछले महीने के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो राज्य में पिछले कई महीनों से सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद ही हैं। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आम लोगों और खास करके गांव के लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। इन कामों में लगे लोगों के सामने रोजगार का संकट अलग है। कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन ने हर सेक्टर पर असर डाला है। संक्रमण की चेन को तोड़ने केंद्र और राज्य सरकारों ने सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद कर दिया था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब देश अनलॉक हो गया है, लेकिन यातायात सेवा पहले की तरह शुरू नहीं हो पाई है। रेलवे ने राहगीरों को सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेन जरूर चला दी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाकी सभी ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में बस सेवा आवागमन का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन वो भी नियमित रूप से नहीं चल रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर बस ऑपरेटर्स का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बस संचालन से उन्हें घाटा हो रहा है। वहीं लोग भी संक्रमण के डर से बसों से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में बस ऑपरेटर्स ने 8 सूत्री मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर बसें नहीं चलाने का फैसला लिया। मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई, हमने सारी चीज़ों को बता दिया, अच्छे से सुने उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों से और सीएम साहब से बात करूंगा, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, ना उन्होंने कोई आश्वासन दिया है ना कुछ नहीं। तो इसलिए जब तक कि सारी चीज़ें पूरी नहीं होगी हम बस किसी सूरत में चलाने की स्थिति में नहीं हैं। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि बसें नियमित रूप से नहीं चलने पर उन्हें घाटा हो रहा है, जिसकी भरपाई सरकार करे। वे सरकार से टैक्स में छूट समेत कई मांग कर रहे हैं। मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बस ऑपरेटरों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने कहा है कि सरकार को ना तो बस मालिकों की तकलीफ से कोई लेना देना है और ना तो जनता की परेशानी से। और ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये तय हुआ है कि
जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और इसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने का प्रयास करेंगे। ये लोग बातचीत के अंदर में विश्वसनीयता होना चाहिए। सरकार में अगर कोई मंत्री या अन्य लोग जो बात करते हैं तो उस बात पे कहीं न कहीं अमल होना चाहिए, इसका अभाव है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के पहले तक रोज 17,000 बसें चल रही थी और औसतन करीब 3.5 लाख लोग इनमें यात्रा कर रहे थे। मार्च के बाद पिछले महीने लॉकडाउन खुला और करीब 20 दिनों तक बसें चली, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। अब 2 हफ्ते बाद फिर से बसें चलाने का आग्रह सरकार कर रही है, पर बस मालिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब सबको इंतजार है कि एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन सेवा बहाल हो और लोगों की परेशानी कम हो, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए ये इतना आसान नहीं लगता। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय के लिए तेज तर्रार महासचिव की तलाश की जा रही है। सूत्रों से पता चला है कि महासचिव के लिए 2 पूर्व मंत्री और एक विधायक शिवरतन शर्मा का नाम तय कर दिया गया है। इधर 15 साल बीजेपी शासन में पद पर रहने वाले चेहरों को ही प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए जाने की चर्चा से नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इस बारे में कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवरतन शर्मा का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी कैसी हो ये प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं। पार्टी की परंपरा के मुताबिक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं को वरिष्ठता के आधार पर मौका दिया जाता है। इस बार भी प्रदेश कार्यकारिणी में वैसे ही लोग नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि कोई भी नियुक्ति कहीं भी होती है तो पार्टी के वरिष्ठ लोगों से चर्चा होती है, सलाह मशवरा होती है, उसके बाद घोषणा होती है। माननीय संगठन मंत्री जी सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके जल्दी ही घोषणा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 अगस्त को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे रायपुर में संघ के स्वयंसेवकों से मुलाकात करेंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी मिलने के लिए बुलाएंगे। मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां और हमारे कार्य की प्रदेश की RSS इकाई के प्रमुख ने तारीफ की है। उम्मीद है कि मोहन भागवत आएंगे तो बीजेपी से जुड़े लोगों को भी इस बारे में सुझाव देंगे। सरसंघ चालक जो प्रमुख होते हैं RSS के, उन्होंने प्रशंसा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय मोहन भागवत जी आएंगे तो सारे विषयों के अलावा इस विषय पे भी स्थानीय RSS के लोगों को और जो लोग भी RSS की विचारधारा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं उनको भी सद्बुद्धि देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बलौदाबाजार पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फिल्मी अंदाज में चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था। ये चोर गिरोह हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इस गिरोह के मूवमेंट पर बलौदाबाजार के एसपी ने नजर रखना शुरू की तो 200 CCTV फुटेज की जांच की गई, जिसमें 68 फुटेज में इनकी पहचान कर ली गई। दरअसल गिरोह ने बीते 19 तारीख को सिमगा के एक ATM से 6 लाख रुपए उड़ा दिए थे, जिसके बाद से इनकी तलाश की जा रही थी। वारदात की तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस ने इस गिरोह के 7 आरोपियों को महासमुंद जिले के सरायपाली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, चाकू, डेटोनेटर और 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और राजधानी रायपुर में उर्दू और अरबी की ट्यूशन लेने वाले मदरसों के टीचर ने 9 साल की बच्ची के साथ एक घिनौना जुर्म किया। पुलिस के मुताबिक अरशद खान नाम का यह आरोपी रायपुर के शक्तिनगर में रहने वाली 9 साल की बच्ची को भी उर्दू और अरबी की ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। मूलतः बिहार के बांका जिले का रहने वाला अरशद खान रविवार की शाम जब बच्ची के घर पर कोई नहीं था तो मौका पाकर उसने उसके साथ घिनौनी हरकत की। परिजन जब लौटे तो बच्ची ने सारी बात बताई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी अरशद खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। वहीं मासूम बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर आज रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद और स्थायी समिति की अहम बैठक हुई है, लेकिन परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय नहीं निकला। बैठक में जिसमें कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर UGC की ओर से जारी दिशा निर्देश और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इस प्रस्ताव पर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, स्थायी समिति और कार्य परिषद के सदस्यों की रायशुमारी के बाद मुहर लगी। और रायपुर नगर निगम के विपक्ष में बैठे भाजपा पार्षद दल ने महापौर परिषद पर एक बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा पार्षदों ने कहा है कि निकाय की सरकार बनने के लगभग 8 महीने बाद आज तक निगम की सामान्य सभा नहीं बुलाई जा सकी है। रायपुर की जनता की समस्याएं या भगवान भरोसे हैं। पार्षदों का आरोप है कि महापौर कोरोना की आड़ में छिप रहे हैं। सिर्फ तालाब, गार्डन और सैनिटाइजेशन के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि वार्डों में आज तक 20-20 लाख रुपए तक के विकास कार्य रुके हुए हैं। शहर में बड़े ऑडिटोरियम हैं जहां नियमों का पालन कर सामान्य सभा बुलाई जा सकती है, लेकिन महापौर डरते हैं। भाजपा के आरोप पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि भाजपा अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। ऐसे कोई एजेंडे नहीं जिसको लेकर वो सामान्य सभा आयोजित करे। इन सारे विषयों को लेकर हम कल माननीय सभापति जी से मांग करने जा रहे हैं कि सामान्य सभा का तत्काल आयोजन किया जाए, क्योंकि 8 माह का समय हो गया है और जब विधानसभा का सत्र हो सकता है तो नगर निगम में सामान्य सभा भी हो सकती है। सामान्य सभा बुलाने की मांग को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल एक महापौर और सभापति और नगर निगम आयुक्त के नाम से ज्ञापन भी सौंप रहा है। ये हमारी बैठकों में तय हो गया है। आपने सवाल किया था तो मैंने आपको बताया। यहाँ के प्रवक्ता चुन लिया, जिला समिति हमने बना दी, मगर भारतीय जनता पार्टी के अभी एक ठो नेता प्रतिपक्ष ये लोग चयन नहीं कर पा रहे हैं। और ये लोग बात कर रहे हैं सामान्य सभा की, ये लोग बात कर रहे हैं सामान्य। अरे पहली बात, तुम्हारा नेता कौन है वो तो सामने आए, उसके बाद तुम सामान्य सभा की बात करेंगे। और IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद अब खुद अंबिकापुर के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की CGDRC के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि IBC 24 ने खबर दिखाई थी कि अंबिकापुर में बन रही सड़क के निर्माण को लेकर ठेकेदार और अधिकारियों की मनमानी जारी है। उसने न सड़क की चौड़ाई का ध्यान रखा और न ही पाथवे का ख्याल रखा और सड़कों पर पौधे रोपने के मामले में भी लापरवाही की बात सामने आई है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता से भी समझौता किया गया। इस सड़क के बनने से लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। नाली में क्या है कि ज़्यादा ढलान नहीं है, एक साइड दोनों साइड ऊंचा है और बीच में क्या है स्लोप है, जिसके चलते नाली का पानी घरों से जो निकलता है, नाली का पानी और बरसात में जो पानी गिरती है वो सारी इकट्ठे होकर रोड, नाली और घरों में घुस रहे हैं। हर बार कंप्लेन करते बताते, जब पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ता है तो रोड में भरता है, रोड के भरने के कारण घर में आता है पानी, नाली भरती फिर हमको निकलना मुश्किल हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, अलमारी भर जाती है, दीवान में पानी आ जाता है। ये समस्या है हमको। पानी का लेवल लिए और उसका ड्रेन, नेचुरल ड्रेन को देखते बिना देखे इन्होंने बना दिया और जैसे पानी गिरता है यहाँ की जनता इतनी परेशान होती है, पूरे घर में पानी भर जाता है। और हम लोगों ने FIR करने के लिए भी SDM का भी ज्ञापन सौंप रहे हैं कलेक्टर साहब के नाम से। राजनांदगांव जिले के सांगली गांव में ग्रामीणों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए एक मितानिन सहित 11 परिवारों का बहिष्कार कर दिया। इन परिवारों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे गांव में सहनवी त्योहार के दौरान मौजूद नहीं थे, बल्कि काम पर चले गए थे। गांव का नियम है कि सहनवी मतलब सावन पूर्णिमा के दिन गांव वाले काम पर नहीं जाएंगे। बहिष्कृत परिवार के सदस्य 19 जुलाई को काम पर चले गए थे। पीड़ितों ने बताया कि वे सुबह पूजा करके अपने घर से काम के लिए निकले थे। नर्सरी प्रभारी ने बताया कि 20 जुलाई को पौधारोपण का काम होगा, इसलिए वे पौधों की धुलाई और लोडिंग करने गए थे। गाँव वाला मीटिंग सब ले पूरा गांव भर के सबो जन बैठे रहती है। हमारे कोई सुन नहीं कर एमन गाँव उल्लंघन करके मन गे ऐसे करके बोल रहे हैं। हम लोग इतना दंड पड़ता है, दारू पी के मोला तो एकदम मितानिन से भी हटाया जाए कहा थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।